नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जो इस कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है और उसके पहले 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस तरह से 11 साल उनके पूरे हो गए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्पेशली ये बताया है कि क्या-क्या उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों में उन्होंने 10 पॉइंट गिनाए हैं कि वो कौन-कौन सी अहम उपलब्धि थी। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर के शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी जी नमस्कार सर। कृपा है ऊपर वाले की। तो शर्मा जी, जेपी नड्डा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उपलब्धियां बताई कि देश की सरकार ने शानदार 11 साल पूरे किए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 11 साल में आर्थिक विकास, कोविड प्रबंधन, महिलाओं को के कल्याण को लेकर के और पिछड़े समाज जो हाशिए में पड़े हुए थे, उनके लिए काफी उन्होंने काम किया है। उस पे उन्होंने 10 बातें बताई हैं जनता के बीच में। जो सबसे पहले उन्होंने बात बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने चौथे स्थान पर ले आए हैं और हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था रहे हैं। तो इस तरह से हम ये 10 सवाल उनके हैं और 10 पर आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताएं, देश की जनता को बताएं कि आखिर नड्डा साहब ने जो बात कही है उसमें कहाँ तक जो है वो सही उतरे हैं और उसमें आपका क्या सोचना है। जी जी बिल्कुल। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, अबरार जी। जी जहां तक नमस्कार। देखिए, पहला ही प्रश्न है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था जो चौथे नंबर की भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक तरीके का मैं प्रोपेगेंडा ही कहूंगा, या जो इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई है। देखिए, 2014 में जब इस भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर किया था मनमोहन सिंह जी से, उस टाइम देश पर 55,000 करोड़ का जो है, 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़ का कर्जा था। और आज वो लगभग 215। तो हम्म। ये देखिए, ये तो उधार की, अगर आप कोई चीज खा रहे हैं और आप उसको कहें और ऐशो आराम कर रहे हैं, तो इसको आप अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे। क्योंकि ये जो कर्ज बढ़ा है, लगभग 4 गुना, आप उसको ये देखेंगे कि हर व्यक्ति पर देश के कितना आर्थिक बोझ आ गया है। और मैं अगर एक आंकड़े की मैं बात करूं अबरार जी, तो आज जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो इस दुनिया में आ रहा है भारतवर्ष में, उस पर लगभग 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। तो क्या ये अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था में ही आप देखिए, इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, जीएसटी जैसे लगाया है, उस पर आप देखिएगा, एक 5 रुपए के बिस्कुट से लेकर के और आपके 50,000 तक के आइटम के लिए, और उस जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों का नहीं है। नंबर 2, ये जो अर्थव्यवस्था में इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, मैं बहुत शॉर्ट कर देता हूं इस टॉपिक को, कि इन्होंने जो अगर चौथी अर्थव्यवस्था का बताया है, उसमें जो जीएसटी का जो कलेक्शन है, अपने आंकड़ों में उस कलेक्शन को भी जोड़ दिया है, जिससे कि वो फिगर बड़ी हो जाए। ये एक हम्म। सबसे बड़ा इन्होंने जो है धोखा दिया है जनता को, कि हम जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। क्योंकि अर्थव्यवस्था पर ही अगर देखें, तो हर आदमी की जेब में पैसा होना चाहिए ना साहब, बचत होनी चाहिए ना उसको, वो कर्जे में तो नहीं डूबा होना चाहिए ना साहब। तो अर्थव्यवस्था पे तो ये खोखला इन्होंने, ठीक है आज सरकार में है जी ये बिल्कुल पहले। ठीक है। जी अगला मुद्दा उनका उन्होंने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का जो है उन्होंने बहुत कल्याण किया है।
जिसपे उन्होंने ये बताया कि हाशिए पे पड़े समुदाय के लिए कल्याणकारी प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए नड्डा जी ने कहा है कि पिछले 1 दशक में हमने एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों के लिए गहरी चिंता के साथ काम किया है। साथ ही हमने महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। ये देखिए उन्होंने जहाँ कहा है, तक जिसमें मुख्य रूप से लखपति दीदी का उन्होंने उसमें बताया है कि हमने लखपति दीदी का एक वो किया है। दूसरा, हमने वेतन के साथ मातृत्व अवकाश, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को अवकाश मिलता है, उसके बारे में बताया है कि 12 से बढ़ा के 26 सप्ताह कर दिया है। और महिला के नेतृत्व के बढ़ावे के बारे में उन्होंने कहा है कि महिलाओं ने अंतरिक्ष अन्वेषण यानी चंद्रयान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। देखिए जहां तक मातृत्व की बात है कि 26 सप्ताह हमने कर दिया है, ये देखिए बड़े या तो जनता को बेवकूफ समझते हैं या ये जानबूझकर इस तरीके के आंकड़े देते हैं। इससे पहले भी जो वर्किंग वुमेन थी हमारे यहाँ देश में, उसको 6-6 महीने की जो मैटरनिटी लीव मिलती थी, अगर आप उसको इस दूसरी भाषा में अगर आप कहने लगे कि साहब हमने मातृत्व, उसमें जो है शब्द जोड़ दिया इन्होंने उसका, कि हमने उनको जो है वो दिया। 6 महीने की तो पहले भी मैटरनिटी लीव मिलती थी और मिलती आई थी, तो इन्होंने नया क्या किया? और SC ST OBC के लिए इन्होंने। और एक और बात बताऊं, मेरे को याद आ रही है कि जो इस तरह की जो महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं थी आपके स्कूलों में या जो प्राइमरी स्कूल थे, वहां पर जो उनका एम्प्लॉयमेंट था वो घटा दिया गया है। SC ST OBC की जो महिलाएं आपकी मनरेगा में काम करती थी, उनके दिन घटा दिए गए हैं। तो कहां से उत्थान हो गया? हाँ, आपने एक काम जरूर किया है कि उनको कार्ड बना दिए कि सब, और कार्ड में भी किन लोगों के कार्ड बनाए हैं? अगर पूरे गांव में अगर 300 महिला या 200 महिलाएं हैं काम करने वाली, तो उन 200 में से 2-4 को ही वो कार्ड उपलब्ध कराया गया है, बाकी सब अपने घर बैठी हैं। तो ये जो इन्होंने एक फेक वो दिया है कि हमने जो है 11 साल में मोदी जी की उपलब्धि है, मैं तो समझता नहीं। और अगर उपलब्धि है तो आज अगला हमारी मुद्दा जो उनका है जी, अगला मुद्दा उनका है कि गरीबों पर हमने ध्यान केंद्रित किया है, जिस पर उन्होंने ये बताया कि गरीबी जो है 80% कम हो गई है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर लाया है। तो नड्डा जी ने ये नहीं बताया कि 81 करोड़ लोगों को जो वो 5 किलो राशन देने की बात चल रही है इतने दिनों में, वो कौन कर रहा है, वो जी कौन वही लोग मैं हैं? इस पे जी क्या कहना है आपको? नहीं, वही है ना कि अगर 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर आया है, तो आपने तो 80-85 करोड़ आदमी लाभार्थी बना दिया, 5 किलो पर उसको काम कर रहे हैं। आप उसको काम दे नहीं रहे हैं। तो क्या ये जो भिखारी की जो एक पॉलिसी है भिखारी बनाने की, क्या आप इसको जो है ये कहेंगे कि 25 करोड़ आदमी ऊपर आ गया? देखिए साहब, बिल्कुल फेक आंकड़े हैं। और इन्होंने, देखिए बात ये है कि बड़ी पुरानी कहावत है अब्रार जी के, जबर मारे और रोने ना दे। क्योंकि आज हर चीज इनके अंडर में है, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बहका सकते हैं। अब जैसे इन्होंने ये कहा था कि साहब हमारा जो गरीब है वो चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। साहब, क्या गरीब जो है चप्पल वाला घूम रहा है क्या हवाई जहाज में? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि कोई गरीब जो है घूम रहा है उसके अंदर, हवाई जहाज के अंदर। तो ये जो एक जो पहले प्रोपेगेंडा है। हवाई जहाज में घूमा करते थे, आज वो चप्पल पहन करके घूम रहे हैं। जी उन्होंने जी अगला जी मुद्दा दिया है कि कोविड जो 19 जो था, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उस पे काम किया है। और उन्होंने कहा है कि मोदी प्रशासन ने कोविड 19 महामारी के दौरान प्रभावी और निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। और इस बात पर उन्होंने खास करके जोर दिया है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण जो अभियान है वो हमने चलाया, जिसमें 220 करोड़ रुपया निःशुल्क दोहरी खुराक वाले टीके लगाए गए हैं। जी। तो ये इन्होंने इस पर बात कही है। देखिए, जहां तक टीकाकरण का प्रश्न है अबरार जी, उससे पहले की सरकारों ने भी पोलियो उन्मूलन, TB उन्मूलन
और ये सब किया था। मगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री की फोटो उस सर्टिफिकेट पे नहीं थी। अगर मैं देखिए, कोविड का जहां तक है, कोविड में 220 करोड़ इन्होंने लगभग बताया कि टीकाकरण, जो कंपनी, मैं माफ कीजिएगा मैं लिंक कर रहा हूं, जो कंपनी 8,000 सपोज बनाने वाली इंजेक्शन थी, वो एक हफ्ते के अंदर 80,000 बना रही है। और अगर टीकाकरण हुआ तो आपके आंकड़े तो 4 लाख के थे जो कोविड के अंदर जो है हमारे यहाँ मौतें हुई। मगर गंगा के रेते में, और डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट बाद में आई थी, वो लगभग 47-48 लाख की थी। तो कोविड में तो इतनी ये समझिए कि अनियमितता बढ़ती गई है कि उसका कोई मतलब, बड़ी दुखती रह गए साहब, हिंदुस्तान के साथ ये इतना बड़ा धोखा हुआ है कोविड के नाम पर। और जो पीपीई किट, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, उसकी लूट, जो उसकी कालाबाजारी हुई थी, उसका जिक्र तो नड्डा साहब नहीं कर रहे हैं कि 2,500-3,000 रुपए का इंजेक्शन जो है 50-50 हजार रुपए में, 30-30, 25-25 हजार रुपए में मिला, और लोग फिर भी नहीं बचे। ऑक्सीजन जी आप अभी प्रोडक्शन, आप अब प्रोड्यूस नहीं कर पाए ऑक्सीजन सर। लोग बिना जी ऑक्सीजन के जी मर गए साहब। ये हकीकत कौन जी बताए? उसमें कुछ चीजें आपको याद दिला देते हैं कि गंगा के किनारे दिखती हुई तैरती हुई लाशें, कुत्ते के द्वारा नोचती हुई लाशें, और लोगों के द्वारा अपने परिजनों को अंतिम संस्कार भी कायदे से न कर पाना, जी, ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी रही। लोग दो दो दिन तक लाइनों में खड़े होकर के ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए समय लगाते थे और पता चलता था कि उधर उनके परिजन दुनिया में नहीं रहे। इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। मैं तो फिर ऐसे में अबराज जी, नड्डा जी किस अबराज चीज जी की मैं बात कर इसमें, रहे हैं? मैं अबराज जी कोविड पे एक बात जरूर जोड़ने चाहूंगा, जो मेरा हृदय रोता है उसके लिए। मैं एक शमशान घाट में था, मैं नहीं कहूंगा कि किस वजह से था। 1 घंटे के अंदर 10 शव आए थे, 10। और 10 से 12 घंटे उस शमशान में अग्नि जलती थी। और मैंने पूछा उसके प्रबंधन करने वाले से, शमशान के, कि ये जो सिलसिला है, बोला साहब ये शाम तक यही रहेगा। एक शमशान में अगर एक दिन में 8 घंटे में या 10 घंटे में 10 शव आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए संख्या डेली। बोला साहब रोजाना यही हो रहा है। तो ये जो मौतों जी का बिल्कुल जो ठीक आंकड़ा है। था, वो छिपाया गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो अगली बात उसमें कही गई है, चिनाब पुल, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है उद्घाटन किया। और पीवी नरसिम्हा राव के समय में इसकी आधारशिला रखी गई थी, और लगभग 70 से 80% कार्य भी 2014 से पहले पूरा हो चुका था, जिसको कि 6 तारीख को राष्ट्र के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया। ये भी एक उन्होंने अपने अकाउंट में जोड़ा हुआ कार्य बताया है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए साहब, ये जो प्रोजेक्ट था चुनाव वाला, ये जो, सही बात मैं बताऊं, 1983 में इसके लिए विचार हुआ, योजना इसके लिए मंजूर हुई। नरसिंह राव जी के जमाने में इसका जो है शुरुआत हुई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कम से कम ने 3 या 4 बार 35 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर रेल लाइन जो इसको कनेक्ट करती थी इस पुल तक, उसका जो है उद्घाटन भी किया था। मगर हमने अपने टाइम में ये मतलब मोदी जी के पॉम्प एंड शो के से पहले हमने तो मनमोहन सिंह जी का पॉम्प एंड शो नहीं देखा था। और फिर आप इस तरीके से अपने नाम उसको लिखा रहे हैं जैसे कोई फतह किया हो। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ साहब वो सीन देख करके कि आप पुल पर जो है बड़े उस तरीके से जा रहे हैं जैसे शायद कोई किला फतेह किया है या कोई नेशन फतेह किया है। मुझे तो इस पे मतलब ये एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है, बना है, एक आगे उपलब्धि उन्होंने है, उन्होंने विपक्ष उपलब्धि की है, मैं आलोचना मानता की। हूँ। जी जी आगे उन्होंने विपक्ष की आलोचना की और निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। तो हमें ये नहीं समझ में आता, जब सत्ता का परिवर्तन भ्रष्टाचार के नाम पर हुआ था
तो अभी तक जिस जिस बातों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, लगभग वो सभी लोग उन सारी चीजों से बरी हो गए। तो जी फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके अध्यक्ष इसका डंका पीटते हुए नजर आते हैं, क्या वजह है शर्मा जी? देखिए, भ्रष्टाचार का आपको याद होगा, ये इसी प्रोजेक्ट का एक टनल का था हिस्सा, जो शायद पिछले साल की घटना है, कि उसमें लोग फंस गए थे। किस कारण फंसे नहीं थे? नहीं, वो वहां का नहीं था, वो उत्तराखंड का था। वहां पर कोई कार्य नहीं, चल रहा था, उत्तराखंड उसमें नहीं, फंस गए थे। उससे उससे पहले भी साहब जम्मू और कश्मीर में जो मतलब अच्छा। हुआ था, वो धस गई थी वहां पे, और बड़ी मुश्किल से लोग बचे थे। अब भ्रष्टाचार की तो हम्म। मतलब क्या कहें साहब, पहले भ्रष्टाचार, मैं मान देखिए, अच्छाई बुराई हमेशा अपराधी चलती है, कभी नहीं खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। मगर पहले सपोज 2 रुपए की भ्रष्टाचार था, आज वो 2 रुपए 200 रुपए बन चुका है। क्योंकि भ्रष्टाचार कीजिए और अपने तंत्र के द्वारा आप उस भ्रष्टाचार को आप दबा दीजिए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी चलिए, ठीक है। बात ठीक है आपकी। देखिए, आगे बात उन्होंने उसी पे कही है कि अब लोग गर्व से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद उन्होंने जो अगला मुद्दा बताया कि भारत, विकसित भारत का उनका लक्ष्य है, जिसपे उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए विकास सुनिश्चित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसलिए हमारी हर नीति प्रदर्शन, परिवर्तन और सुधार पर केंद्रित है। उन्होंने 11 साल में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं, जी ये उन्होंने कहा। जी, बिल्कुल, नड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम गिना देता हूं, जो उन्होंने वायदे किए थे 2014 में। आप जरा ध्यान से सुनिएगा अबराज जी। आपने कहा था 100 दिन में विदेश से काला धन ला दूंगा। क्या वो स्विस बैंक से काला धन आ गया? जबकि आज स्विस बैंक में पहले के अपेक्षा का ट्रिपल यानी कि तिगना काला धन इकट्ठा हो गया है। क्या इन्होंने ला दिया? सबको कहा था मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। क्या पूरी जनता को 15 लाख मिल गए? वो भी झूठ था। 2022 तक देखिए, किसानों का मुद्दा है कि उनकी आय दूनी कर दूंगा। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब किसान आंदोलन हुआ था अबराज जी, तो क्या कहा था 750 की किसानों की मौत पर, कि वो क्या मेरे लिए मरे हैं? इतनी संवेदनहीन बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही। तो किसानों की क्या आय दूनी हो गई? और 2022 तक बुलेट ट्रेन भी ला रहे थे। क्या बुलेट ट्रेन आ गई? नहीं आई। और 2022 तक ही सबको पक्का घर दे दूंगा। क्या जो इन्होंने अभी कहा कि गरीब तबके को, क्या सबको घर मिल गए देश के अंदर? और जिनको ये शौचालय का बड़ा कहते हैं, भाई साहब, शौचालय में खाली ईंटें खड़ी कर देने से शौचालय नहीं होते, पानी की व्यवस्था भी चाहिए। तो क्या इन्होंने पक्के घर दे दिए? नहीं दिए, केवल जुमले। और यूपी में 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही खरीदा है 801 रुपए का, जबकि वो 1200 तक चला गया था, क्योंकि जब चुनाव था तो इन्होंने कम कर दिया था। तो और फिर देखिए, इंटरनेट की सुविधा दूंगा। अरे शहरों में तो इंटरनेट आ नहीं रहा है भाई, हमारे ही कभी नहीं आते, जबकि हम लोग फाइबर लगाए बैठे हैं। और कहा था प्लास्टिक पर मैं प्रतिबंध लगा दूंगा। मैं इनके काम गिना रहा हूं मोदी जी के। प्लास्टिक, आज जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पर्यावरण की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारी जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती, ये जो भी जितनी भी नदियां हैं, आज प्रदूषित क्यों है? प्लास्टिक की, इनका कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, केवल और केवल चुनाव का है। और सबसे बड़ी बात, आज देश का युवा भाई साहब, 46% युवा जो देश का है वो बेरोजगार है। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या नौकरियां मिल गई हमारे युवा को? और एक सबसे बड़ा और था, इनका वायदा था पेट्रोल डीजल, जो उस टाइम 65-70 रुपए के आसपास था, उसमें जो है इनके सहयोगी और एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहते थे बड़े उछल उछल के 35 रुपए आपको जो है पेट्रोल मिलेगा। आज वो 100 रुपए है साहब।
तो ये भी तो आप काम गिनाइए जनता को, ये भी तो आप नड्डा साहब बताइए कि आज 100 रुपए पेट्रोल क्यों मिल रहा है जबकि आपको क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है। तो और जी, जो उस पे आदमी उन्होंने एक आगे, जी जी, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक दो मुद्दे और है, थोड़ा उसके बारे में बता दें, समय थोड़ा बढ़ रहा है। जी दूसरा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित राज्य जिसको बनाया गया है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना ये हमारा बहुत बड़ा काम था और जनता ने, देश ने उसको स्वीकार कर लिया है। ये एक उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 58.46% मतदान हुआ जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ। यह जी बदलाव मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले का कारण से ही हुआ है। ये जी इन्होंने बिल्कुल सही मुख्य कहा बात है, कही। बिल्कुल सही कहा है साहब। क्योंकि अगर आप 370 धारा का विषय देखें, आपने क्या कहा था कि मैं आतंकवाद खत्म कर दूं। क्या आपके हर हफ्ते में एक आतंकी हमला नहीं हो रहा है? अगर आप आंकड़े ही ना दें, ये गोदी मीडिया अगर जनता को ना बताए तो क्या करें? देखिए धारा 370 खत्म जो इन्होंने कहने के खत्म कर रहे हैं, अभी मैं नहीं समझता हूं कि 35 ए और 35 बी जो है आप उसको भी जाइएगा। और आपने क्या किया, धारा 370 खत्म करने का मतलब है कि आपने एक अच्छे खासे स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। वहां पे जो राज्यपाल बैठते थे, आपने वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिए। क्या आप इसको तरक्की कहेंगे? और अभी आतंकवादी हमला जो हुआ 22 इसको पहलगाम में, वो किसका फेल्योर था? वो केंद्र सरकार का फेल्योर नहीं, नड्डा साहब बता रहे हैं। होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी थी। वहां चीफ मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, भाई चीफ मिनिस्टर आज वहां क्या है? मैंने लगता हूं उनके हाथ में ना पुलिस है, न सीबी है, न आईडी है, ना कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। वो तो एक स्टैंप बनाकर बिठा दिए गए हैं। और आपके आतंकवाद के, और आपने ये कहा था, आपको याद हो अवराज जी, जब नोटबंदी की थी 2016 में, तब क्या था कि आतंकवाद की मैं कमर तोड़ दूंगा। क्या आतंकवाद हमारे देश से चला गया? और सबसे बड़ा आतंकी हमला तो ये हुआ जो सिविलियंस हमारे 26 आदमी मारे गए। और उसके नाम पर भी आज आप जो है 28 भाई लोग। भाई 26 भी हैं, हाँ 28 कह लीजिए। तो उसमें भी आप जो है उसके नाम पर आप वाई वाई लूटना चाहते हैं। आपने एक प्रोपेगेंडा फैला दिया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर, अगर प्रश्न करते हैं तो साहब अभी चालू है। अरे भाई कब तक चालू रहेगा? क्या चालू रहेगा? जब हमारी भारतीय सेना जी शर्मा जी, आतंकियों को जी, नेस्तो नाबूद कर रही थी, तब इस पे आपसे एकदम वहां से फोन आता है विदेश से कि आपने सरेंडर कर दिया। तो ये जी उपलब्धि जी जी नड्डा जी, साहब को बतानी चाहिए साहब। जी जी, जी एक मिनट। आगे उन्होंने ये बात बोला कि हमने जो है 3 तलाक का उनमें जो कानून लाया, महिलाओं और मानवता के लिए एक त्रासदी थी। मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक व्यवस्था नहीं थी इस तरह से। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने इस पर काम किया और बहुत सी चीजें उन्होंने बात की, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम बिल है, नागरिक संशोधन अधिनियम है, विमुद्रीकरण है, महिला आरक्षण है। समस्या यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक लाते हैं तो हिंदू महिलाओं के लिए क्या, उनकी क्या समस्या का समाधान कौन करेगा? आप अगर महिला आरक्षण लाए तो क्या वो महिला आरक्षण लागू हो गया क्या है? तो ये सारी चीजें जो नाकामियां हैं जिससे जनता परेशान है, उसके बारे में बात कौन करेगा? नड्डा जी, आप जिन चीजों के बात कर रहे हैं सवाल उसी पर खड़ा है। जब तक जी आप दूसरों की नहीं सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और सवाल नहीं लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि जनता क्या चाहती है और विपक्ष क्या चाहता है। और जब तक जनता और विपक्ष के सवालों को आप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से ये एक तरफा बात है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।